हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। तो कल जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में 4.2 का स्टार्टिंग कर दिया था, कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर बचे थे। आज वो क्वेश्चंस देखते हैं। होप जो कल वाले क्वेश्चंस हमने किए थे वो आप सभी को क्लियर होंगे। अगर उसमें से कोई भी डाउट आपको है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके लिए एक अलग से हम लोग सेशन रख लेंगे। और उसके अलावा भी अगर आपको किसी तरह के क्वेश्चंस में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। एक्सरसाइज नंबर 4.2 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस थे वो करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द एटीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। एटीट्यूड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास में, तो जो हमारे पास में परपेंडिकुलर होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूस और ये होता है बेस। तो जो परपेंडिकुलर होता है ना, उसी को ही एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर सेम साइड को कहते हैं। और ये जो जस्ट 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और जिसपे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होता है ना, जिन दो साइड्स पे, उनको उनमें से एक साइड होती है परपेंडिकुलर और एक साइड होती है बेस। ठीक है, और ये बात क्लियर है आप सभी को। और इसके थ्रू हम लोग एक थ्योरम भी जानते हैं जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में और अच्छे से स्टडी करेंगे। बट यहाँ हम लोग इतना जान लेते हैं कि एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी। और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास में हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस में एक रिलेशन होता है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बहुत काम आने वाला है आगे भी, तो और इस क्वेश्चन में भी काम आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारा जो एल्टीट्यूड है जिसकी वैल्यू हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर कम है किससे? बेस से। ओके, यानी कि जो हमारा P है या फिर यूं कहें कि जो हमारा A है, इक्वली A और P, वो किससे? बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, ये चीज कह रहा है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं कि किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले पहले को मानते हैं लेट the altitude of right angle triangle is A। ठीक है, इसको P भी मान सकते हैं बट एल्टीट्यूड है तो A मान लेते हैं। ठीक है, A। और अगला क्या कह रहा है वो? एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी मान लेते हैं इसको, बेस को, है ना। और हाइपोटेन्यूस हमारे पास में एच हो गई, ये भी लिख देते हैं। वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड ही होता है कि एच मतलब हाइपोटेन्यूस है, पी मतलब परपेंडिकुलर है और बी मतलब बेस है। ठीक है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये चीजें हम लोगों ने इनको माना है। ठीक है, अभी जो पहला जो कंडीशन है हमारा क्वेश्चन के अंदर, वो क्या कह रहा है? पहला कंडीशन है हमारे पास में कि हमारा जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ये हमारी पहली क्वेश्चन बन रही है। ये कह रहा है ना, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर है। इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर,
यानी कि h जो है वो हमें कितनी गिवन है, h जो है हमारी वो हो गई 13 सेंटीमीटर। देन फाइंड अदर 2 साइड्स, तो क्या करना है, अदर 2 साइड्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस और अदर 2 साइड्स के अंदर क्या रिलेशन होता है ना। अभी हम लोगों ने देखा ये जो रिलेशन है हमारे जो पाइथागोरस थ्योरम है, यही वो रिलेशन है जिसके बेस पे हम बाकी की जो 2 साइड्स उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड सिचुएशन जो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि हमारा जो एच स्क्वायर होता है वो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों ने परपेंडिकुलर को क्या माना है, ए, यानी जो हमारा एम्पलीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। एल्टीट्यूड को तो परपेंडिकुलर की जगह लिख देंगे एल्टीट्यूड। एक ही बात होती है दोनों चीजें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, अब हम लोगों को क्या क्या गिवन है, हम लोगों को हाइपोटेन्यूस गिवन है, हम लोग और किसी जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम लोग एक ही जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना, b-7 है ना। तो क्या करेंगे कि b को इधर ही रहने देते हैं और a को इक्वल की इस साइड लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, एच स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये जब इधर की तरफ जाएगा तो यही चीज तो आएगी ना, इक्वल में बी स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर को मैंने इस साइड लिख दिया। ये चीज समझ में आ रही है ना, इसको कैसे लिखा। ये भी एक रिलेशन है कि भाई जब बेस निकालना है हम लोगों को तो हाइपोटेन्यूस में से एल्टीट्यूड को माइनस कर देंगे तो बेस आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन इसी से तो निकला। ये चीज समझ में आ रही है ना किस तरीके से लिखा है, ठीक है। चलिए, तो बेस को बेस बी स्क्वायर ही रहने देते हैं, इसकी जगह पे लिख देते हैं 13 और ए की जगह पे हम लिख देते हैं b-7 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से ये चीज यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई किस तरीके से लिखी है, ठीक है। आगे देखते हैं, आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं इसको। b की वैल्यू निकालते हैं, 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस, इस ब्रैकेट ओपन करेंगे और बाहर माइनस का है ना, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही ओपन कर लेते हैं, क्योंकि माइनस की वजह से क्या होगा, अंदर जो है साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो एक ब्रैकेट अपन अलग से मानते हैं और b-7 के होल स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 14b प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर होगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है। ये डायरेक्ट मैंने ओपन कर दिया। ये चीज पता है ना अपन को, ये चीज अपन को बतानी है। जब अपन एग्जाम्स में लिखेंगे तो साइड में इस फॉर्मूले को लिखेंगे ऐसे करके कि हम लोगों ने इसको इस फॉर्मूले से ओपन किया है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग अच्छे से जानते हैं। इसको ओपन अप कर दिया हम लोगों ने a माइनस बी के होल स्क्वायर से यहाँ पर। हाँ, तो अब जो ये बाहर माइनस है ना, इसकी वजह से अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 169 माइनस का बी स्क्वायर प्लस 14b प्लस 49। ये स्क्वायर तो सॉल्व हो गया ना, स्क्वायर को लिखेंगे फिर वापस 49 प्लस का नहीं माइनस का 49, ब्रैकेट ओपन होगा, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 49, ठीक है। अब क्या होगा, बी स्क्वायर को ले जाते हैं ब्रैकेट की साइड, या फिर काम करते हैं इस वाले बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, क्योंकि हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ लिख देंगे 0 इज इक्वल्स टू 169 माइनस का 49 इसके पास में ले जाते हैं, माइनस का बी स्क्वायर, और ये वाला जो बी स्क्वायर था ये भी ब्रैकेट के इधर आएगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर प्लस 14b। यही चीज हमारे पास चल रही है। अब 169 में से 49 गए, कितने बचे, 120, बी स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर प्लस 14b।
ठीक है, इसको अरेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का 14b और माइनस प्लस का 120 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वालिटी इक्वेशन हमारे पास में हमें लिखने को मिल रही है ना। बट ये जो स्टार्टिंग के अंदर माइनस है ना, इसको गायब करने के लिए क्या करेंगे, ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी करी है कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं और 0 में भेज देंगे। तो माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2b स्क्वायर माइनस का 14b माइनस का 120b इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमारे पास में जो मैथमेटिकल सिचुएशन थी हमारी, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है ना। चलिए करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, इसमें से 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 2 को भी कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60, यही बचेगा ना, इज इक्वल्स टू 0। तो 2 जो है वो 0 के डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ बचेगा b स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब क्या करें, स्प्लिट करते हैं। चलो कैसे करेंगे, बीच में गैप, b माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। सोचिए क्या ऐसा इनटू हो सकता है कि इनटू करके तो आए 60 और प्लस या माइनस करके आए 7। सोचिए क्या हम लोग 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें 7 देखने को मिलेगा और 12 इंटू 5 करेंगे तो क्या हमें 60 देखने को मिलेगा, है ना। 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 60 और 12 में से अगर 5 को माइनस किया तो 7 मिलेगा। ये चीज क्लियर है। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 12 और 5, 12 माइनस 5, ठीक है। ओपन करें, b स्क्वायर माइनस 12b प्लस 5b माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। b को कॉमन ले लेते हैं, b माइनस 12 प्लस इधर से क्या कॉमन आएगा 5b और 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 ये 60 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 0। प्लस नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि तो कॉमन आया ना, नहीं यहाँ तो प्लस आएगा। ये चीज अलग कॉमन है और ये चीज अलग कॉमन है, ठीक है। अब क्या चीज बच रही है, b माइनस 12 दोनों में से कॉमन आ रहा है। इधर से फिर कॉमन ले लेते हैं, b माइनस 12 को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचा अंदर, b प्लस 5। क्लियर। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के अलग अलग इक्वेट कर देंगे। ये चीज तो हम लोगों ने क्लास 3-4 क्लास के अंदर यही करते हुए आ रहे हैं, तो ये तो क्लियर हो गया होगा ढंग से अब तो, कि किस तरीके से स्प्लिट करते हैं, किस तरीके से रूट्स फाइंड आउट करते हैं, है ना। यहाँ से तो आ गई b की वैल्यू 12 इक्वल के इधर आ जाएगा और यहाँ से b की वैल्यू आ गई -5। नाउ अब हमारे पास में एक बेस तो आ गया 12 और दूसरा बेस आ गया -5। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारी जो लेंथ होती है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। लेंथ हुआ, हाइट हुई या फिर कोई भी काउंटिंग वाले नंबर्स हुए जिन पे हम काउंट कर रहे हैं कि 2 लड़के खड़े हैं या 4 लड़के खड़े हैं, हम ऐसे थोड़ी कहेंगे -5 लड़के खड़े हैं, -5 लड़के खड़े, ऐसे तो बोल ही नहीं सकते। या इसकी हाइट -5 है, ये चीज तो अपन बोल ही नहीं सकते ना, ये तो कोई नंबर बन ही नहीं रहा है। इसी तरीके से बेस भी क्या होता है, एक साइड ही तो है बेस, है ना। तो बेस -5 कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये जो नेगेटिव वाला हमारा नंबर होता है ना, इसको हम लोग करते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो बेस हमारा हो जाएगा b इक्वल्स टू 12। तो बेस हमें मिल चुका है b इक्वल्स टू 12। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग के अंदर हमने क्या लिखा था कि हमारा जो
एल्टीट्यूड था वो क्या था, B-7, है ना। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये जानते हैं कि हमारा जो एल्टीट्यूड है वो है B-7, यह चीज हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से, बी की जगह पे क्या लिख देते हैं 12, क्योंकि 12 तो हमें मिल चुका है, बेस जो की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी हुई है 12 - 7, और यहाँ से जो हमारा एल्टीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमें बेस भी पता है, बेस हमारा हो गया 12 और एल्टीट्यूड हमारा हो गया 5, ये हमें फाइंड आउट करना था। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन थी, बाकी बची हुई 2 साइड्स हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। फाइंड अदर 2 साइड्स, तो 2 साइड्स हम लोगों को मिल गई है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखने की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, h² = p² + b²। और सेकंड थिंग, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया होता है रीड आउट करते जाइए और इक्वेशन बनाते जाइए, और बस आगे की तो बहुत अच्छी और बहुत ही इजी प्रोसेस है जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं, जिन चीज़ों की हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है ना। तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। थोड़ा सा दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए। ओके, तो होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको इन सबकी पीडीएफ जो है वो वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप उसमें से भी इन सबको राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं हम आगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry produces a certain number of pottery article in a day। पहली लाइन तो ये है कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि सर्टेन नंबर ऑफ प्रोड्यूस करती है पॉल्ट्री आर्टिकल के एक दिन के अंदर, कुछ नंबर्स के अंदर पॉल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करती है एक दिन में, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day। सबसे पहले तो हम लोग जो हमारी पहली कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग लेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल सर्टेन, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है ना कि वो एक दिन में कितना प्रोड्यूस कर रही है, तो आगे वाली जो कंडीशन है वो तो हम लोग अभी बना ही नहीं सकते, क्योंकि पहले हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि वो एक दिन में कितना प्रोडक्शन हम लोगों को दे रही है, क्या इंडस्ट्री। तो लेट अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery article is produced by industry B X। हमने क्या मान लिया कि X वो नंबर है जितना प्रोडक्शन वो एक दिन में दे रही है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है वो एक दिन में 5 खिलौने बनाती है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने माना है ना कि वो एक दिन में 5 खिलौने बनाती है, बट यहाँ तो हम लोगों को कोई नंबर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं X उस नंबर को अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए उसने एक दिन के अंदर X प्रोडक्शन किया है, ठीक है। तो पहला हमारा कंडीशन हो गया कि लेट अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री बी X। ओके, नाउ अगली कंडीशन हमें क्या कह रही पढ़ते हैं फुल स्टॉप के बाद में। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द पर्टिकुलर डे दैट द cost of the production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है कि जो उसका cost of production है, now the cost of production of each article, एक आर्टिकल का
वो कितना है, was 3 more than the twice the number of article produced on that day. नंबर ऑफ आर्टिकल जो उस दिन प्रोड्यूस हुए यानी कि x उसके ट्वाइस का 3 ज्यादा है। क्या ये चीज समझ में आई? दोबारा रीड आउट कीजिए। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article was 3 more than twice the number of production on that day। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन हमने लिखा कितना है x, उसका ट्वाइस और उससे भी 3 ज्यादा। क्या ये क्वेश्चन बनेगी? इसको रीड आउट कीजिए, इसको समझिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है? पहली क्वेश्चन हम पहला हम लोगों ने माना कि उसने कितना प्रोड्यूस करा, x प्रोड्यूस करा। अब वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है एक आर्टिकल का, वो कितना दे रहा है, उसके प्रोड्यूस का 2 गुना यानी 2x और उसमें भी 3 ज्यादा यानी +3। ठीक है, ये चीज क्लियर है? चलिए ये चीज हम लोगों ने लिख ली। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, यानी कि वो कह रहा है कि जो उस दिन उसने टोटल प्रोडक्शन करा उसका जो कॉस्ट बन रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरे दिन का जितना भी उसने बनाया उसका जो कॉस्ट है वो 90 बन रहा है। Find the number of article produced on the produced and the cost of each article। ठीक है, तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितने आर्टिकल्स बनाए, और हर एक की कोस्ट प्राइस जो हर एक की कोस्ट है यानी 2x + 3 वो फाइंड करनी है क्योंकि ईच आर्टिकल की कोस्ट है। ठीक है, और टोटल वो कितने बना रहा है, एक दिन में x बना रहा है। तो हम लोगों को सबसे पहला जो कंडीशन इसके अंदर गिवन है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल कैसे होगा, एक आर्टिकल की प्राइस को सबसे इंटू कर देंगे। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2x + 5 और टोटल कितनी बन रही है x। अगर मैं ये कहूं कि किसी फैक्ट्री के अंदर 5 टॉफी बन रही है एक दिन में और उनकी जो प्राइस है वो है, एक टॉफी की प्राइस है 1 रुपए, तो टोटल जितनी भी बनी उनकी कितनी कॉस्ट हुई, तो 5 को क्या करेंगे 1 से इंटू कर देंगे, है ना। 5 को 1 से इंटू कर देंगे और कितना मिलेगा 5 रुपए, यानी जो टोटल कॉस्ट एक दिन की प्रोडक्शन की मिली वो कितनी मिली 5 रुपए। ये चीज क्लियर हुई? इसी तरीके से जब हम ये कह रहे हैं कि एक दिन के अंदर वो x अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है अपने आर्टिकल्स को और एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो 2x + 3 है, तो टोटल की अगर निकालेंगे तो टोटल की जो प्रोडक्शन है उससे एक आर्टिकल का इंटू कर देंगे, एक आर्टिकल की कॉस्ट को इंटू कर देंगे, है ना। तो जब हम लोग इसको इंटू करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, ये चीज देखिए पढ़िए, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी हम लोगों को 90। एक कॉस्ट आर्टिकल की कॉस्ट को जब सारे आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमें सारे आर्टिकल की कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये लैंग्वेज कह रही है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट जो है वो 90 है। सिर्फ 2x + 3 की वैल्यू नहीं है क्योंकि ये तो एक आर्टिकल की वैल्यू दी हुई है, हम लोगों को किसकी दे रखी है, टोटल कॉस्ट की, वो कितनी है 90। तो टोटल के लिए हम लोगों को उसका जो जितना भी उसने एक दिन के अंदर प्रोडक्शन करा है उस पूरे प्रोडक्शन को एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हम लोगों को पूरे दिन की कॉस्ट मिलेगी और पूरे दिन की कॉस्ट हमें कितनी गिवन है 90। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? ये मिल गई हम लोगों को हमारी मैथमेटिकल सिचुएशन। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। चलिए अब हम लोगों को सब कुछ पता चल गया, अब क्या करना है, सॉल्व करना है। ये चीज बनाना बहुत अच्छे से सीखिएगा, अगर ये चीज बन गई तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, जिस तरीके से लैंग्वेज को समझते जाएंगे ना उस तरीके से बहुत इजीली बनता जाएगा। ये हमारा फर्स्ट बन रहा है इक्वेशन और ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन को समझिए और उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को पढ़ते जाइए और अपनी इक्वेशन को बनाते जाइए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 2x² + 5x = 90।
माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब क्या करें, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं, आप क्या करते हैं, वही स्प्लिट करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो 2x से शुरू करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस, स्प्लिट करेंगे, गैप छोड़ देते हैं बीच में, 90 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, तो यहाँ हमें इंटू करके तो मिलना चाहिए, 90 इंटू 2 180, इंटू करके तो मिलना चाहिए 180, और प्लस या माइनस करके मिलना चाहिए 5। तो क्या करें बताएं, एलसीएम ले लें 180 का, बोलिए, एलसीएम ले लेते हैं, चलो एलसीएम लेके इजी बनाते हैं क्वेश्चन को। 180 का जब हमने एलसीएम लिया, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स 90, फिर से 2 टाइम्स जाएगा 45। नाउ 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 3, फिर से 3 के टेबल में जाएगा 5 टाइम्स, और अब 5 के टेबल में जाएगा 1 टाइम। हाँ, 5 3 ज़ा 15, 6 2 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा, और कुछ सॉल्व करते हैं। पंद्रह 45 और 2 दिन 4, इससे भी नहीं मिल रहा, कुछ मिस्टेक हो गई क्या बीच में। 180 90 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स 45, सही नहीं करा क्या हम लोगों ने, सही तो करा है। ओ, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 3 है, लिखने में मिस्टेक हो गई, देखा, फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा उसके चक्कर में। हाँ, जो हम लोगों ने इक्वेशन मानी थी वो 2x प्लस 3 है, 3 मोर देन है ना, तो 3 आएगा यहाँ पे, ऐसे अब होगा ना स्प्लिट, प्लस माइनस करके मिलना चाहिए हमें 3। हाँ चलिए, तो क्या देखा था हम लोगों ने 180 का एलसीएम निकाला, समझ में आ गया ना क्या चीज मिस्टेक हुई थी। ये जो 2x प्लस 3 था, इसको हम लोगों ने यहाँ पे गलती से 5 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे 3 आएगा, है ना, ये 3 मोर देन है, तो 2x प्लस 3 का इंटू करेंगे तो 90 आ जाएगा। ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है और ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन बन रही है। अब हमें क्या लेकर आना है, स्प्लिट करने के बाद में हमारा इंटू करने के बाद में तो आना चाहिए 180 और प्लस या माइनस करके आना चाहिए 3। तो हम लोगों ने 180 का एलसीएम निकाला और एलसीएम निकालने पर हम लोगों को मिल रहा है 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे मिल रहा है 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। तो जब हम 15 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा 3, है ना, और 15 इंटू 12 180 मिलेगा। ये चीज़ ऑब्वियस है क्योंकि हम लोगों ने एलसीएम निकाल के लिखा है, ये चीज़ है ना, मैंने बताया ना आपको, ये जो इसका इंटू होगा ना पूरे का, वो तो 180 ही मिलेगा। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको करके लिख लीजिए, सॉल्व 180 मिलेगा, है ना। तो चलिए, अब क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ 15 माइनस 12, ये चीज़ देखिए, क्या मैं यहाँ पे 15 माइनस 12 लिख सकती हूँ। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ बताई थी कि हमेशा लिखने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बाद में से इसमें से कोई ना कोई डिजिट को कॉमन लेना है ना। बट जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम 2 और 15 में से
कुछ भी कॉमन नहीं ले पाएंगे, है ना, क्योंकि 2 इज एन इवन नंबर और 2 और 15 साथ में किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। बट अगर मैं 12 को पहले लिख दूं और 15 को बाद में लिख दूं तो हम लोग 2 और 12 में से भी कॉमन ले पाएंगे और 15 और 19 में से भी कॉमन ले पाएंगे। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देती तब हम लोग इसमें से कॉमन ले सकते थे, बट 12 में से 15 जाएगा तो हमें मिलेगा -3, बट हमें यहाँ पे -3 नहीं चाहिए, हमें चाहिए +3। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साइन को चेंज कर देते हैं। हम लोग -12 कर देते हैं और +15 कर देते हैं। अब देखिए क्या हमें +3 देखने को मिलेगा। क्या ये चीज जो मैंने आपको समझाई, ये चीज आपको समझ में आई? हमको 12 लेना है आगे और 15 लेना है पीछे, क्योंकि हम लोगों को आगे जाकर और चीजें भी कॉमन लेनी है, जिसकी वजह से हम लोग 15 को आगे नहीं ले सकते। तो हम लोग किसको आगे लेंगे, 12 को। और अगर हम 12 को आगे लिया तो हमको 12 लेना होगा माइनस का और 15 लेना होगा प्लस का, क्योंकि इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमें मिलना चाहिए +3, और +3 हमें जब भी मिलेगा जब प्लस की डिजिट बड़ी होगी। ठीक है, तो 12 और 15 इज एन राइट नंबर। 12 और 15 ही वो नंबर होंगे जिसको प्लस माइनस करके हमें 3 मिलेगा और इंटू करके हमें 180 मिलेगा। बट अब हम इसको लिखने का कुछ तरीका देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से लिखें ताकि हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम लोग लिखेंगे इसको, ये चीज क्लियर हो गई ना किस तरीके से। तो हम लोग इसको लिखेंगे -12 +15। समझ में आया? -12 +15 माइनस होगा और माइनस को आएगा +3। ये चीज सॉल्व करनी आती है हमें? बिल्कुल आती है। चलिए ओपन करते हैं। 2x² माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही ओपन होगा और इसको ओपन होने पर हम लोगों को यही इक्वेशन दोबारा से मिलेगी। कितना इजीली फैक्टराइज हो गया। ध्यान रखने वाली बात है सिर्फ साइन, बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा कि हमें ओपन करके ये डिजिट मिलनी चाहिए और सेम साइन में मिलनी चाहिए जो साइन ऊपर है। ठीक है, वरना साइन के चक्कर में पूरी इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा आगे भी और क्वेश्चंस के अंदर भी। ठीक है, चलिए इसको ओपन करते हैं। अब ओपन तो ये हो गया, अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। इजीली कॉमन आ जाएगा। अब तो 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x माइनस 6, यहाँ पे 15 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे भी बचा x माइनस 6। ओके, अब क्या कॉमन आएगा, x माइनस 6 कॉमन आ गया और यहाँ आएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग 0 की इक्वेट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6 और यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस का 15/2। एक ये वैल्यू मिल गई और एक ये वैल्यू मिल गई। अब मैंने आपको बताया था लेट द सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री बी एक्स। हमने जो इंडस्ट्री एक दिन के अंदर प्रोडक्शन दे रही है, कुछ नंबर में प्रोडक्शन दे रही है, उस नंबर को हम लोगों ने एक्स माना था। अब वो इंडस्ट्री एक दिन के अंदर माइनस में प्रोडक्शन तो देगी नहीं। कोई इंडस्ट्री एक दिन के अंदर 5 टॉय बना रही है तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि कोई इंडस्ट्री एक दिन के अंदर -5 टॉय बना रही है। -5 टॉय कैसे बना सकती है, बनाएगी तो पॉजिटिव में। इसका मतलब जो माइनस वाला नंबर है वो नेगेट हो गया, ये हो गया नेगेट, तो इसको नहीं लेंगे। बचा गया 6, यानी कि x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 6। नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो गया 6। साथ में हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन क्या मानी थी, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 2x प्लस 3। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ईच आर्टिकल जो कि हमारे पास में क्या थी 2x प्लस 3, इसमें x की वैल्यू लिख देंगे। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 3 और 6, x की जगह पे 6 लिखेंगे प्लस 3
तो क्या मिलेगा 12 + 3 = 15। तो हम लोगों को दोनों चीज़ें मिल चुकी है। प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो गया 6, है ना, और ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या हो गई 15 रुपीज़ 15। यही चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछी थी, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस थे x और ईच आर्टिकल की कॉस्ट थी 2x + 3, और ये हम लोगों ने क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया। समझ में आया किस तरीके से लिखा है? किसी भी लाइन में या किसी भी इक्वेशन के अंदर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। और वैसे तो इसमें समझने का ऐसा कुछ है नहीं, नीचे तो सिर्फ नॉर्मली हम लोगों ने सॉल्यूशन ही करा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है इस इक्वेशन को बनाने तक। अगर आपने ये इक्वेशन सही बना ली ना तो आगे तो बस सॉल्यूशन करना है, और सॉल्यूशन करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। सीखना क्या है, ये इक्वेशन बनाना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। रीड आउट कर लीजिए एक बार कि हम लोगों ने जो करा, जो भी जिस भी तरीके से क्वेश्चन बनाई है, क्या वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ में हमारी जो एक्सरसाइज थी 4.2 वो क्लियर होती है, वो कंप्लीट हो गई है। 4.2 के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस तरीके से इक्वेशन बनानी है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना है, और अपनी जो आप लोग नीचे सॉल्यूशन करेंगे उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके अंदर साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर साइन गड़बड़ हो गया तो पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट हुआ हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.2। अब चलते हैं आगे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। अभी तक हम लोगों ने दोनों एक्सरसाइज के अंदर रूट्स निकालना सीखा, किस तरीके से रूट्स निकालते हैं। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि उन रूट्स के नेचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन के अंदर रूट्स अपने अलग अलग नेचर्स दिखाते हैं। किसी के अंदर हम लोगों को 2 रूट्स इक्वल देखने को मिलते हैं, किसी के अंदर 2 रूट्स अलग अलग देखने को मिलते हैं, किसी के अंदर जो दोनों रूट्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो मिलते ही नहीं है, रियल नंबर में ही नहीं मिलते, है ना, यानी नो रूट्स। कभी तो हम लोगों को दोनों इक्वल मिल रहे हैं, कभी दोनों अलग अलग मिल रहे हैं, और कभी मिल ही नहीं रहे। तो ये जो नेचर है रूट का, वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, वो आज हम लोग स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, तो हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है इस फॉर्म के अंदर। उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax² + bx + c = 0। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है, ये चीज़ अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए। ठीक है, अब जो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया ना अभी तक ऊपर, जो हम लोग स्प्लिट कर रहे थे, उसका जो मेन फॉर्मूला है ना वो होता है ये माइनस का b प्लस माइनस, यानी जो हम लोगों को रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है। आगे तक तो हम लोगों ने फैक्टराइज करके निकाला। अब मेन फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, जिससे हम लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा फॉर्मूले में लिखकर उसको फाइंड कर सकते हैं। -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ये है हमारा रूट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हम लोगों को लर्न करना है। आगे ये बहुत काम आएगा हमारे हर
इक्वेशन में हम लोगों को जब भी रूट फाइंड आउट करने होंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं सोच पाते हैं कि इसके क्या रूट्स बन रहे हैं। तो अगर हम इस वाली क्वेश्चन के अंदर हमारी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हम लोगों को रूट्स बहुत ईजिली फाइंड आउट हो जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है और वो ईजी इक्वेशन थी, इसलिए हम लोगों ने उसको डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया। बट कई बार बहुत अलग अलग तरह की इक्वेशन हमको आगे देखने को मिलेगी, तो अगर उसके अंदर रूट फाइंड आउट नहीं होते तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बी क्या है। बी ये रहा, ए एंड सी, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन, ये वाला जो फॉर्मूला है ये पहले नहीं बताया गया था क्योंकि वो बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे माइंडली कैलकुलेट करके। बट ये भी एक फॉर्मूला होता है रूट निकालने का जो हम लोगों को याद करना है, आगे हमारे काम आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पर हम लोगों को नेचर देखना है रूट्स का, कि हम लोगों को नेचर कौन कौन सा देखने को मिलता है रूट का। तो ये जो इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन यहाँ पे बन रही है ना, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू रूट बी स्क्वायर माइनस रूट नहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने रूट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो नेचर्स की स्टडी करते हैं। पहला कंडीशन देखेंगे, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है जब हमारी वैल्यू बी स्क्वायर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो हमें बड़ी मिले 0 से, यानी कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोगों को इसकी वैल्यू 0 से बड़ी देखने को मिलती है, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव वाली जो वैल्यूज है सारी वो देखने को मिलती है, तो क्या होगा कि हम लोगों को दो अलग अलग तरह की वैल्यूज देखने को मिलेगी, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इक्वेशन है। तो जब ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी पॉजिटिव हम लोगों को देखने को मिल रही है कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोगों को दो अलग अलग रूट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक तो b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और सेकंड जो रूट मिलेगा वो मिलेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये चीज समझ में आई। जब हमें यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिल रही है तो हमें ये वाले दो रूट्स मिलेंगे जिसमें एक में तो बीच में प्लस होगा और एक में बीच में सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ हम लोगों को टू डिस्टिंक्ट रूट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रूट यानी दो अलग अलग तरह के दो अलग अलग रूट्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर एक बार बीच में प्लस होगा और एक बार बीच में माइनस होगा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। यही इक्वेशन हमारी मेन है। ठीक है, आप रखते हैं अगली कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो है हमारी वो है इफ हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो अगर जीरो हो जाए, तब हम लोगों को कौन सा नेचर देखने को मिलेगा रूट्स का। देखें तो लिखते हैं पहले हमारी इक्वेशन को, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इक्वेशन है। अब क्या कह रहा है, हमारा जो कंडीशन है हम लोगों ने रखा है वो कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम जीरो कर दें, ये वाली जो वैल्यू है इसको कर दिया जीरो, तो हम लोगों को x के कौन से रूट्स देखने को मिलेंगे। अगर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा जीरो, तब हम लोगों को बी स्क्वायर की कौन कौन सी वैल्यू देखने को मिलती है, तो हम लोगों को
एक्स जो मतलब बी स्क्वायर की हम लोगों को जो रूट्स देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे माइनस का बी अपॉन 2a और दूसरा भी मिलेगा माइनस का b अपॉन 2a। दोनों सेम रूट्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे, 2 इक्वल रूट्स। हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें 2 रूट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर ये वाला पार्ट ही 0 हो गया तो हम लोगों को हमारा बचा कौन सा पार्ट? सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। प्लस माइनस भी गया ना इधर, जब कुछ होगा ही नहीं इधर तो प्लस माइनस क्या करेंगे, तो बचा क्या? बी स्क्वायर माइनस 2a। तो दोनों बार हम लोगों को सेम ही चीज मिल जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 2a, यानी कि इसमें हम लोगों को 2 सेम रूट्स देखने को मिलेंगे, 2 इक्वल रूट्स देखने को मिलेंगे। तो इस वाली कंडीशन में हम लोगों को मिलेंगे 2 इक्वल रूट्स। क्लियर? पहली बारी में हम लोगों को 2 डिस्टिंक्ट रूट देखने को मिल रहे थे, 2 अलग अलग रूट्स देखने को मिल रहे थे। इस बार हम लोगों को जब हम लोगों ने हमारा जो डिस्टिंक्ट है जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हमने जब 0 रख दिया तो हम लोगों को 2 अलग अलग रूट्स देखने को मिल रहे हैं। और थर्ड कंडीशन अगर हम रखें, एक बार हमने बड़ा मान लिया 0 से, एक बार हमने 0 से 0 के बराबर मान लिया। अब क्या करते हैं, 0 से छोटा मान लेते हैं। हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो छोटा होगा 0 से, अगर 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। 0 से बड़ा 1 2 3 4, 0 से छोटा -1 -2 -3, यानी कि ये जो डिजिट है ये माइनस में आ जाएगी। तो हमें जो रूट्स देखने को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही हमारे रूट्स हैं। अब अगर ये वाली डिजिट जो है पूरी ये नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली पूरी नहीं, अंदर वाली जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो हमें मिलेगा रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू। और जब भी हम लोगों को रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलती है ना, तो ये एक इमेजिनरी फॉर्म होती है, इमेजिनरी नंबर। ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। ऐसा कोई भी नंबर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता कि रूट में हम लोगों को माइनस का कोई भी वैल्यू मिले। इट्स एन इमेजिनरी नंबर, जिसे हम आयोटा के नाम से जानते हैं। इन्हें हम फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी हम इतना जान लेते हैं कि रूट के अंदर जब भी हम लोगों को कोई माइनस की डिजिट देखने को मिलती है ना, इट्स एन इमेजिनरी नंबर, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो रियल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हमने ये माना है कि ये जो डिजिट है ये 0 से छोटी है, मतलब ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, और ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो यहाँ पे हम लोगों को कोई इमेजिनरी नंबर देखने को मिलेगा। इसका मतलब जब वो इमेजिनरी नंबर में पहुंच गया तो इमेजिनेशन में तो कहाँ जाएंगे, इसका मतलब हम लोगों को कोई भी यहाँ पे रियल रूट देखने को नहीं मिल रहा है। सो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये चीज क्लियर है। 3 कंडीशंस हम लोगों ने देखी, 3 नेचर हम लोगों ने रूट के देखे। पहले वाले के अंदर जब हम लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से बड़ा माना तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट देखने को मिल रहे हैं, 2 अलग अलग रूट्स देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड वाली कंडीशन के अंदर जब हम लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर माना तो हमें 2 इक्वल रूट्स देखने को मिल रहे हैं। और थर्ड वाली कंडीशन के अंदर जब हम लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से छोटा माना तो हमें इमेजिनरी नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि हम लोगों को उसके अंदर रियल रूट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब ये चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी नेचर ऑफ रूट्स। ये रूट्स के नेचर होते हैं, ठीक है, जो आगे हम लोग क्वेश्चंस के अंदर और एग्जांपल्स में समझेंगे इस तरीके को। अभी तक तो हम लोग सीधे सीधे रूट्स फाइंड आउट कर रहे थे, अब हम लोगों ने रूट्स को थोड़ा सा गहराई में पढ़ा है कि रूट्स क्या चीज होती है और किस तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं और किस किस तरीके के रूट्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको क्या करते हैं, एक बार एक जगह पे लिख लेते हैं ताकि ये कंडीशन आप लोगों को समझ में आ जाए। फर्स्ट, जब हमारा d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बड़ा है 0 से, तो हम लोगों को क्या कंडीशन मिलेगी, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट, वो भी कौन से रूट्स, रियल रूट्स। ठीक है, क्योंकि अब तो रियल नंबर में ही करना है ना हमको सब कुछ, इमेजिनरी फॉर्म में तो जाना ही नहीं है, तो रियल रूट्स हमको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिख भी देते हैं, चलिए।
2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, और जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा तो हमको क्या मिल रहा है, 2 इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। 2 रूट्स मिलेंगे लेकिन दोनों नंबर सेम ही मिलेंगे। और थर्ड कंडीशन हमारी थी जब d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाएगा 0 से, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, तो वहां पे हम लोगों को रियल नंबर देखने को ही नहीं मिल रहा, वहां तो हमें इमेजिनरी फॉर्म देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो 3 कंडीशंस है ना, इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इस पर मैं स्टार लगा देती हूँ। ये हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर और हमारी हायर एजुकेशन की फर्दर क्लासेस में भी बहुत काम आने वाला है। ये जो नेचर है ना रूट का, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसको मैंने इसीलिए आपको सॉल्व करके बताया कि आपको पता चल जाएगी किस तरीके से हम लोगों को रूट्स मिल रहे हैं। ये जो हम लोगों ने सॉल्यूशन करा, मेन जो हम लोगों को चीज़ थी वो ये चीज़ पढ़नी है, यही चीज़ याद रखनी है। उस सॉल्यूशन से हमें कोई मतलब नहीं है, वो सॉल्यूशन सिर्फ ये समझने के लिए बताया गया था, वरना अगर मैं डायरेक्ट टेस्ट लिख देती तो आपको समझ नहीं आता क्या चल रहा है, क्या बता दिया ये दीदी ने, 2 डिस्टिंक्ट 2 इक्वल 2 रियल नंबर कोई मिल ही नहीं रहा है ऐसे करके। तो इसलिए सिर्फ सॉल्यूशन के लिए वो था, सिर्फ समझने के लिए वो चीज़ हम लोगों ने ऊपर करी थी। याद रखना है ये जो कंडीशन है नीचे की तीनों, ये हमारे नेचर होते हैं रूट्स के। तो अब शुरू करते हैं आगे के एग्जाम्पल्स। इनका कैसे यूज़ करेंगे वो उन एग्जाम्पल्स में सीखते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला एग्जाम्पल रीड आउट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 is equals to 0 and hence find the nature of root। क्लियर है क्वेश्चन? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब यहाँ से हम एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी नो दैट standard form of standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें a की वैल्यू मिल रही है, कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू मिल गई 2, b की वैल्यू मिल गई -4 और c की वैल्यू मिल गई 3। ये चीज क्लियर है? abc की वैल्यू किस तरीके से निकाली भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है और इसको हम लोगों ने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दिया, इसी फॉर्म में तो लिखी हुई है। और अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोगों ने इसको कंपेयर करा तो हम लोगों को a की वैल्यू देखने को मिल रही है 2, b की वैल्यू देखने को मिल रही है -4 और c की वैल्यू देखने को मिल रही है 3। माइनस का बहुत ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर तीनों के बीच में प्लस है, पॉजिटिव वैल्यूज है, और अगर इक्वेशन हम लोगों को नेगेटिव माइनस में गिवन है तो हम लोगों को माइनस में वैल्यू लिखनी है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे -4 लिखा है, ठीक है। तो एबीसी की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है। आप क्या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ये है हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू p स्क्वायर माइनस 4ac। ये लोग हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ा। चलिए d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे लिखेंगे -4, a की जगह पे रखेंगे 2 और c की जगह पे रखेंगे 3। 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। क्या वैल्यू मिली? माइनस करेंगे तो क्या मिला? 8, वो भी किसका? माइनस का। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को जो बी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है नेगेटिव, विच इज लेस देन 0। अब हम लोगों को यहाँ पे हैंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर भी पता करनी है। वैल्यू मिल गई हम लोगों को
डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल गई 8 जो कि लेस देन है 0 से, और लेस देन 0 का हम लोगों ने क्या कंडीशन पढ़ा था, लेस देन 0 का जो हमारा कंडीशन है वो है नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, तो हमें वहां पे कोई भी रूट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका जो नेचर है वो क्या हुआ, नेचर ऑफ रूट हो गया नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये चीज क्लियर हुई? तीनों कंडीशंस हम लोगों को समझ में आ गई हैं। तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया, और डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग ये कैसा नेचर शो कर रहा है रूट, वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हुआ किस तरीके से हम लोगों ने यूज करा है रूट्स के नेचर का। देख लीजिए ढंग से, अगर वैल्यू डी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव मिल रही है, यानी कि वो 0 से छोटी होगी, और 0 से छोटी होगी तो वहां पर रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और नेचर हो जाएगा कि वहां पे हम लोगों को किसी भी तरीके का रूट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर? आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए रीड आउट करते हैं। अगला जो हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8, वो क्या कह रहा है, अ पोल हैज टू बी एक्सर्टेड एट अ पॉइंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पाथ। कोई एक सर्कुलर पाथ है जिसपे एक पोल एक्सर्टेड किया गया है, पॉइंट, एक पोल मान लेते हैं, कोई एक पोल है जो एक्सर्टेड है पॉइंट P पर, ठीक है, ऑफ अ सर्कुलर पाथ, एक कोई सर्कुलर पाथ के ऊपर, सर्कुलर पार्क ऑफ अ डायमीटर 13 मीटर, जिसका जो डायमीटर है वो कितना है 13 मीटर, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट इज 7 सेंटीमीटर, इज 7 मीटर। ओके, ये ऐसे कह रहा है कि एक पोल एक्सर्टेड किया गया है किसी सर्कुलर पार्क के ऊपर, ठीक है, जिसका डायमीटर हमें गिवन है 13, इसका कोई डायमीटर है, वो कितना है 13, और डायमेट्रिकली इसके दो गेट्स इस पे फिक्स्ड हैं, कौन कौन से, एक तो ए गेट है और एक बी गेट है। ठीक है, ये ऐसे कह रहा है क्वेश्चन कि वो जो पोल यहाँ पे एक्सर्ट किया गया ना, वो इस वे में एक्सर्टेड किया गया है इन सच अ वे that the difference of its distance from the two diagrammatically opposite fixed gate, यानी कि जो गेट हम लोगों ने फिक्स करें A और B, उनसे इसकी डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायग्रामेट्रिकली अपोजिट गेट A and B ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर, यानी कि इस पोल से इन डायमेट्रिकली गेट्स की जो डिस्टेंस है, उसका जो डिफरेंस है वो 7 है। यानी कि अगर इसकी डिस्टेंस मान ली बी गेट से x हो गया और ए गेट से y हो गया, तो इनकी जो बीच का डिस्टेंस हुआ यानी कि x माइनस वाई हुआ, वो कितना हुआ 7। ये चीज ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन करके क्वेश्चन की लैंग्वेज दी गई है। ठीक है, एक पोल हम लोगों ने फिक्स करा है और साथ में एक सर्कुलर पाथ है जिसका डायमीटर हम लोगों को गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो डायमीटर है ये 13 सेंटीमीटर है, 13 मीटर है, नॉट सेंटीमीटर, 13 मीटर है। और दोनों जो डायमीटर के पॉइंट्स है उस पर गेट है, गेट ए और गेट बी। तो उस पोल की जो दोनों गेट से डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का डिफरेंस हमें गिवन है। ये चीज समझ आई, गेट से जो डिस्टेंस बन रही है उस डिस्टेंस का डिफरेंस हमें गिवन है। यानी कि अगर एक गेट से x डिस्टेंस है और दूसरे गेट से y डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो हम लोगों को गिवन है, वो कितना होगा 7। ठीक है, तो क्या करें,
लिखते हैं सबसे पहले एक्स और वाई को मानते हैं. लेट द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट A, B, Y and let the distance of pole from the gate B X. एक से डिस्टेंस हो गई x, एक से डिस्टेंस हो गई y. अब जो कंडीशन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7. ये चीज हम लोगों को गिवन है. ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1. इज इट पॉसिबल टू डू? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 7 हो सकता है. इफ यस, what was at what distance from the two gate should pole be exerted? तो उन दोनों से जो पोल किस डिस्टेंस पे एक्सर्टेड है, यानी x और y की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है. अगर ये जो सिचुएशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 ये पॉसिबल हो जाती है तो हम लोगों को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सिंपल. चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करा. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो अंदर बन रहा है, और इसके अंदर हम लोगों को एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. और जो बड़ी वाली साइड है यानी कि जो इसका हाइपोटेनियस बन रहा है उसकी वैल्यू हम लोगों को गिवन है 13. तो क्या हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ से अगर हम देखें तो हम लोगों को x की वैल्यू मिलेगी 7, y को उधर ले जाएंगे प्लस y. क्वेश्चन नंबर 2. और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम बाकी की दो जो वैल्यूज बची, बाकी की जो एक वैल्यू बची उसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम ही जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमारा जो डायमीटर है उसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, है ना. क्योंकि जो हमारा हाइपोटेनियस है वो डायमीटर ही तो है इसके अकॉर्डिंग, और एक वैल्यू हमारा परपेंडिकुलर हो गया, एक वैल्यू हमारा बेस हो गया, तो इसको उस फॉर्म में ही लिख देते हैं. डायमीटर हम लोगों को गिवन है 13. एक्स की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली, कितनी निकाली 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और वाई को लिख देते हैं ऐसे, वाई को फाइंड आउट करते हैं. ये चीज क्लियर हुई? क्योंकि और तो किस तरीके से निकालेंगे, हम लोगों को बहुत इजीली दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है तो हम लोग बाकी की बची की दोनों साइड्स को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस रिलेशन जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं. ठीक है. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, हम लोगों को सिर्फ इक्वेशन बनाने तक का थोड़ा सा डर रहता है, आगे तो सॉल्व करना हम लोगों को बहुत इजीली आता है. बट इसकी तो इक्वेशन भी बहुत इजीली बन गई, सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ है पहले से. चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं. 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. तो इसको सॉल्व करा, 7 का स्क्वायर प्लस 2ab और वाई स्क्वायर बाहर चल ही रहा है. ये हो गया 169 इज इक्वल्स टू 749, है ना. 7 7 49 प्लस 14 वाई प्लस वाई स्क्वायर और बाहर भी वाई स्क्वायर. क्लियर. 169 को अंदर ले आते हैं, इक्वल के इधर ले आते हैं तो इधर हो जाएगा 0. ये हो गया 49 माइनस
169 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 14y प्लस 2y स्क्वायर। ये क्या मिल रहा है, माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। और आप करते हैं सॉल्व। आप इसके आगे इसको अरेंज कर लेंगे, इसको अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0, है ना। क्या करें अब, फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने से पहले अभी इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है वो कर देते हैं। पहले कर देते हैं 2 को कॉमन, 2 को कॉमन ले लेंगे, इसको और इजी बना देते हैं। यहाँ पे बचेगा 7 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को थोड़ा इजी बना दिया, 0 में आ जाएगा, 2 जो है वो 0 की डिवाइड में चल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा। अब ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन हमारी बची है, इसे करना है हम लोगों को स्प्लिट। बट ये तो हमने बना ली, इससे पहले हमें चेक करना है कि क्या x माइनस वाई एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसके कोई ना कोई रूट्स हमें देखने को मिलेंगे, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब हमें इसके रूट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो चेक करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था, रूट्स को किस तरीके से चेक करते हैं। तो उस इक्वेशन में इसे पुट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन थी हमारी, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन थी हमारे पास में, माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इससे हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते हैं और b स्क्वायर माइनस 4ac एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चीज चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू हम लोग देखेंगे यहाँ से, अगर तो हम लोगों को 1 मिल रही है। डायरेक्ट नहीं लिखकर ऐसे बताती हूँ, ये जो इक्वेशन है ये हमें इस फॉर्म में मिल रही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 7 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 60। ठीक है, कर दें पुट, सबकी वैल्यू हम लोगों को पता चल गई है। अब क्या करना है, पुट करना है। माइनस का b की जगह लिखेंगे 7 प्लस माइनस b की जगह पे फिर से 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे रख देंगे 1, c की जगह पे रख देंगे माइनस का 60, ये पूरा रूप में अपॉन 2, a की जगह पे रख देंगे 1। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में, इसको सॉल्व करेंगे तो 240 अपॉन 2, 240 प्लस का, बाहर माइनस है ना और अंदर भी माइनस है, इंटू कर देंगे प्लस का, 240 प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में 289 अपॉन 2। ठीक है, और 289 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट निकालेंगे इसका, अंडर रूट निकालना तो आप सभी को आता होगा, ये होता है 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होगा 299, तो 289, यानी कि 289 का जब हम रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 17, यानी कि ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया। और इसके हम लोगों को 2 रूट्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से रूट्स, ये जो बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है ये पॉजिटिव मिल रही है ना। ठीक है, अगर हम लोग ये जो बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली, यानी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम लोग अलग से भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि पहले हम लोग ये चीज सॉल्व करते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को क्या देखने को मिली है, बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिल रही है, इसलिए हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। ठीक है, अगर ये यहीं पे नेगेटिव हो जाता तो इसके रूट्स हम लोगों को देखने को मिलते ही नहीं। तो पहले हम लोग ये लिख देते हैं
कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि जो बी स्क्वायर की वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हम लोगों को क्या मिला था, b की वैल्यू 7 माइनस 4, ये हम लोगों को मिला था 2, कितना मिला है 289, विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, और कैसे एग्जिस्ट करेंगे, दो अलग अलग रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू हमारी जो नेचर हम लोगों ने पढ़ा, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का एक कंडीशन हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि इफ इट इज पॉसिबल, तो यहां से ये चीज पॉसिबल हो गई कि हम लोगों को इसके रूट्स देखने को मिल रहे हैं। सो इट इज पॉसिबल। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये सॉल्व करना शुरू करा। मैंने क्या आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया, बट डायरेक्ट नहीं बताते हुए पहले ये बता देते हैं कि किस तरीके से ये पॉसिबल हुआ है। इस तरीके से ये पॉसिबल हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉसिबल हो गया। अब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सॉल्यूशन जब हम लोगों ने करा है इसका रूट्स में, तो कौन कौन से रूट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, एक वैल्यू मिलेगी प्लस में और दूसरी वैल्यू मिलेगी माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है ना बीच में, तो एक बार तो प्लस से ले लेंगे और एक बार माइनस से ले लेंगे। सो यहां से हम लोगों को x की वैल्यू मिली 10/2 यानी कि 5, और यहां से हम लोगों को x की वैल्यू मिली माइनस का कितना हो जाएगा 25/2 ना 25/2 वो भी माइनस का 24 है, 25 नहीं 24 मिलेगा 24/2 यानी कि माइनस का 12। नाउ मैंने आपको एक चीज बताई कि x जो है वो हमारे पास क्या था, साइड, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये जो नेगेटिव साइड है इसको कर देंगे नेगलेक्ट, और ये जब नेगलेक्ट हो गई तो हमारे पास x की जो हमें वैल्यू मिली वो मिली 5। ठीक है, 2 रूट्स तो हमें देखने को मिल रहे हैं, बट हम लोग नेगेटिव वाला रूट इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं कि इसका रूट नहीं है, ये इसका रूट है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे साइड फाइंड आउट करनी है, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया नेगलेक्ट। बच्चा कौन सा, पॉजिटिव वाली वैल्यू x इक्वल्स टू 5, और दूसरी जो हम लोगों को वैल्यू निकालनी थी वो कितनी है, हम लोगों को जो सेकंड वाली इक्वेशन गिवन है x इक्वल्स टू 7 + y, यानी कि जो हम लोगों को ये गिवन था कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 है, ये हम लोगों को कंडीशन गिवन थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां से हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई 5 7, यहाँ पे रह गया माइनस का, इधर जाएगा माइनस का, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, एक काम करते हैं, y को ले जाते हैं इधर और इसको ले जाते हैं इधर, ऐसे भी करते तो भी हो जाता, बट इसको थोड़ा सा इजीली मैं आपको समझा देती हूँ। y को ले जाते हैं इधर और 7 को ले आते हैं इधर, तो y को जब उधर लेके जाएंगे और 7 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। ये माइनस का कैसे हो रहा है यार, x माइनस वाई जो है वो 7 हम लोगों को गिवन है, हाँ इससे भी तो हो जाएगा ये, तो y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 7, x माइनस 7 जो है वो
अगर x की वैल्यू हम लोग 5 जो हम लोगों को मिली है वो लिखें यहाँ पे, और ये माइनस का लिखें, और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो कुछ तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में? क्या चीज़ नहीं आई समझ में? इसको उधर ले गए, प्लस का y हो गया। ये जो वैल्यू निकली है ना, ये y की वैल्यू निकली है, नॉट x की। दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोगों ने जो फैक्टराइजेशन करा है वो y का करा है, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू निकली है ना वो y की वैल्यू निकली है। हर जगह x लिखने की आदत हो गई है। ये y की वैल्यू है, ठीक है। ये है y की वैल्यू। y की वैल्यू अगर 5 है तो हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हम लोगों को y का वैल्यू मिला है ये, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने हर जगह x के रूट फाइंड आउट किए ना, तो ये वेरिएबल्स का ध्यान रखना होगा हम लोगों को, ठीक है। वेरिएबल का जब हम लोगों ने मिस्टेक कर दी तो x y वेरिएबल हर जगह मानते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने निकाली है y वेरिएबल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। देखिए इस इक्वेशन का तो फैक्टराइजेशन कराया ना हम लोगों ने, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू निकल रही है वो y की निकल रही है, y वेरिएबल की। तो y की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली? y की वैल्यू मिल गई हम लोगों को 5। नाउ सॉरी, ये मेरा मिस्टेक था, फालतू टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा सा इसके अंदर। बट ये चीज़ से आप भी लर्न कर लीजिए कि वेरिएबल्स का ध्यान रखना होगा हम लोगों को ढंग से। x लिखते हुए मैंने यहाँ पे भी x लिख दिया, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को y की वैल्यू मिल गई 5, यानी जो रूट मिला है y का वो मिल गया 5। तो x की अब हम लोगों को y की वैल्यू निकालनी है x की, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 7 प्लस y, ये इधर चल जाएगा तो, और 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना? 12। यानी कि हमारे पास जो y की वैल्यू हुई वो हुई 5, और जो हमारे पास में x की वैल्यू हुई वो हुई 12। तो हमारे पास में दोनों साइड्स हम लोगों को मिल गई है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके अंदर हो सकता है। वैसे तो कंफ्यूजन कुछ नहीं था, वो हम लोग हर जगह x लिखते हैं तो मैंने y की जगह पे x लिख दिया, ठीक है। ह्यूमन मिस्टेक, मेरी गलती है, सॉरी। आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया, बट इस चीज़ से ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है कि एक्स वाई का हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, वरना क्वेश्चन के अंदर लास्ट में इस तरीके की कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को जाकर। तो जब हम लोगों ने y के रूट्स निकाले तो यहाँ पर हम लोग y लिखेंगे कि y के रूट्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, और कितना इजीली हम लोगों ने रूट्स निकाल लिए ये वाले इक्वेशन से। वैसे तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बट हम लोगों को ये डिस्टिंक्ट फॉर्म में चेक करना था कि इसके कितने रूट्स मिल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको इस फॉर्म से रूट निकालना सिखाया, ठीक है। अब x और y की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है, यानी कि उस ट्रायंगल की दोनों साइड्स हम लोगों को मिल चुकी है, और दोनों साइड्स मिल गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पोल से a गेट की डिस्टेंस और पोल से b गेट की जो डिस्टेंस है, यानी x और y, उसकी वैल्यू हम लोगों को मिल गई है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे भी बस हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का ध्यान रखना है और सॉल्व आउट करना है। कंडीशन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए हम लोगों को डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को देखना होगा। यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो हम लोग x और y की वैल्यू बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। और किस तरीके से? इस वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाला, जहाँ पे हम लोगों ने y के रूट्स निकाले, तो ये y के इक्वल में लिखेंगे हम लोग y इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकाला, और ये हो गया हमारा आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा।
अगर समझ में नहीं आया तो अगली वाली क्लास में हम लोग उसको दोबारा से समझ लेंगे। बट वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो रहा है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3 बार, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले आगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3x² minus 2x plus 1/3 is equals to 0, and hence find the nature of its root, find them if they are real। अगर वो रियल है तो हमें उसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है, जो कि क्या होता है b² माइनस 4ac। ओके, आप a b c की वैल्यू निकालते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -2 और c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ओके, नाउ चेक करते हैं इज इट पॉसिबल, क्या इसके नेचर जो हैंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड फाइंड देम दे आर रियल और नॉट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे पहले इसका रूट फाइंड आउट करने के लिए। b की वैल्यू 4, 2 a की वैल्यू और c की वैल्यू 1/3। क्वेश्चन हमारा यही है। क्वेश्चन हमारा चेक कर लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन ये है ना, कहीं फिर से साइन की कोई ना कोई मिस्टेक हो जाए। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। ठीक है, नाउ सॉल्व करें। ये हो गया 4, 3 से 3 कट हो जाएगा और ये फिर से 4, 0, यानी हमारा जो b² माइनस 4ac की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है हमें 0। तो 0 वाली में क्या कंडीशन था, व्हेन d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, तो हमें 2 इक्वल रूट्स देखने को मिल रहे थे। कंडीशंस याद है, अभी जो हम लोगों ने कंडीशंस इसकी पढ़ी, ये रही कंडीशंस, उसमें जब हम लोगों को b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 मिलेगी तो इसका मतलब वहां पे हम लोगों को 2 इक्वल रूट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट हो गया 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ये तो हो गया इसका नेचर कि हम लोगों को यहाँ पे 2 इक्वल रूट देखने को मिलेंगे। फाइंड देम इफ दे आर रियल, तो रियल तो है, रियल रूट ही तो देखने को मिल रहा है, इमेजिनरी तो है नहीं। तो अब इन्हें फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हम लोगों को जो 2 इक्वल रियल रूट मिलते हैं वो मिलते हैं कैसे, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये कंडीशन मैंने अभी आपको बताई थी कि जब हमारी ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये ही 0 हो गई, तो इसका मतलब बचा क्या, सिर्फ ये चीज़ अभी मैंने बताई थी ना आपको उसके सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है, 2 इक्वल रूट्स, और वो रूट क्या मिलेगा, ये चीज़ 0 हो गई तो रूट मिलेगा b माइनस 2a। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर इसको क्यों सॉल्व करें, जब ये चीज़ तो 0 हो ही गई है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देख लिया ना हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ 0 हो गई है यहाँ पर, तो उसको सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू लिखते हैं, क्या होगी, b की वैल्यू है माइनस ऑलरेडी इक्वेशन में है और -2, साथ में a की वैल्यू है 3, यानी कि 2/6 1/3। और जो दूसरा मिलेगा, दूसरा रूट भी 1/3 मिलेगा, 2 इक्वल रूट्स, दूसरा रूट भी यही है, माइनस का b/2 है, यानी कि 1/3। तो यहाँ पे हम लोगों को जो दोनों रूट्स देखने को मिले वो दोनों इक्वल रूट्स देखने को मिले हैं, और यही हम लोगों ने नेचर फाइंड आउट किया था कि हम लोगों को दोनों इक्वल रूट्स देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से 0 रखने पर हम लोगों को इक्वल रूट देखने को मिल रहे हैं। ये चीज़ क्लियर है, 1/3 यही हमारा आंसर है। 2 रूट्स हम लोगों को देखने को मिले और दोनों रूट्स कौन से हैं, 1/3
1/3 ये हो गया हमारा आंसर। कंडीशन समझ में आ गई? किस तरीके से हम लोगों ने इसमें कंडीशन फाइंड आउट की, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, नेचर निकाला रूट का, और नेचर निकालने के बाद में किस तरीके से हम लोग उसका रूट फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। हम लोगों ने इसके रूट्स को फाइंड आउट करा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ईजिली हम लोग इसके थ्रू रूट्स निकाल पा रहे हैं, रूट्स के नेचर को निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना देख लीजिएगा, और नेचर जो तीनों कंडीशंस हैं वो तीनों अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से आपको एग्जाम्पल्स और कंडीशन समझ में आ गई होगी। इसको ढंग से देख लीजिए किस तरीके से फाइंड आउट किया है। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अलग से सेशन में उस इक्वेशन को और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आपको अलग से समझा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में, नई एक्सरसाइज के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे, कीप प्रैक्टिसिंग। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय।